फैक्ट्स ले लेते हैं, द टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, शायद पहले भी वी हैव डिस्कस बट अभी फॉर्मली टॉपिक के फॉर्म में ले लेते हैं, है ना। पायरोमेटलर्जी का मतलब द मेटलर्जी विच इज एसोसिएटेड विद हीट, हीट से बातचीत होगी। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर बाय यूजिंग हीट ट्रीटमेंट, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ हीट, बाय यूजिंग हीट एनर्जी, है ना। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब हाई टेम्परेचर पे ही होती है ना। अच्छा, आप ये भी बात कर रहे थे ना, सिर्फ और सिर्फ पायरोमेटलर्जी अगर आपको कराना है तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, इनको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, फैल जाते हैं, है ना, वो है। हाइड्रोमेटलर्जी बेसिकली वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, है ना। द एलिमेंट्स, द मेटल्स फॉर्म वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस लाइक सिल्वर, गोल्ड, ऑल दोस थिंग्स। जो पढ़ी थी ना मैंने, क्या बोलते हैं, मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइडेशन प्रोसेस, तो वहाँ पे सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। दिस इज वेट मेटलर्जी प्रोसेस, हाँ भाई पानी है तो वेटी होगी ना, ठीक है। कॉपर में पायरो हाइड्रो सब यूज़ करते हैं, तो किसी ने कहा ही नहीं कि सिर्फ आप एक यूज़ कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली यूज़ मल्टीपल सेगमेंट्स। पानी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, हीट का भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, है ना। AgNAu बाय साइनाइडेशन प्रोसेस, एंड साइनाइडेशन प्रोसेस हैज़ वेरी 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 हाई रिपीट वैल्यू, बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। साइनाइडेशन में पहले जैसे सिल्वर है तो Ag2S है अर्जेंटाइट, या फिर गोल्ड है तो Au को साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना, AuCN होल्ट वाइज माइनस ऐसे करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर बाद में मोर रिएक्टिव मेटल जो है जैसे जिंक है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक ने साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया एंड प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड, है ना। शुरू में इम्प्योर था तो प्योर मेटल ने कॉम्प्लेक्स बनाया, इम्प्योरिटी ने नहीं बनाया, सिंपल सी बात थी। एयर भी पास करते हैं साथ में, तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मेटल का डिस्प्लेसमेंट, यही सब रिएक्शन है ना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स बन गया था, फिर बाद में जिंक डाला था आपने, तो ये कॉम्प्लेक्स वॉज रिड्यूस्ड, है ना, कॉम्प्लेक्स वॉज रिड्यूस्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी मतलब वही यार भैया जो नॉर्मली हो नहीं पा रहे हैं, आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए यूज होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है। आयन एक्सचेंज मतलब इधर से उधर एक्सचेंज करवाना है, और क्या। ट्रांसयूनिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ओके, सही है फिर तो, ठीक, चलिए। तो नाउ लेट्स फोकस ऑन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इंपॉर्टेंट तो है ही, से एनसीईआरटी में 3 एक पेज दे रखे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आते हैं, ये ऊपर से ही जाता है पूरा, बट इसके जो बेसिक्स अगर आपने वो समझ लिए तो भाई साहब फिर तो धन्य है, ठीक है, चैप्टर धन्य हो जाएगा आपका। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी जो चीज़ें होती हैं, है ना, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी में जो आप रिएक्शंस पढ़ते हो, ग्राफ देखना सीखते हो, वो बच्चों को बहुत टफ लगता है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी में आप एनसीईआरटी देखेंगे तो डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। एलिंगम डायग्राम बोलते हैं इनको, एलिंगम डायग्राम एकदम सपनों में आते हैं लोगों को, एकदम खतरनाक बन के खट खट खट, कुछ नहीं होता है ना। तो एलिंगम डायग्राम्स में क्या करते हैं, डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं। एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑल ऑफ अस नो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी gives free energy, डेल्टा एच इज एंथैल्पी, डेल्टा एस इज एंटीरोपी, टी इज टेम्परेचर। तो डेल्टा जी अगर y है और t मेरा x है, तो y इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एक्स डेल्टा एस। ओहो हो, y इज इक्वल टू x इंटू माइनस डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच, वाह क्या बात है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ बन गया ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो जो स्लोप है इस पर्टिकुलर डेल्टा जी वर्सेस टी का जो स्लोप है वो क्या है, माइनस एस। स्लोप क्या है, माइनस ऑफ एंट्रोपी। तो अगर किसी रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही होगी तो स्लोप विल बी डाउनवर्ड, एंट्रोपी कम हो रही होगी तो स्लोप विल बी अपवर्ड, ठीक है। तो स्लोप इज माइनस डेल्टा एस, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब मैं कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप इज माइनस डेल्टा एस, बट c जो है इंटरसेप्ट, c द इंटरसेप्ट इज डेल्टा एच। इंटरसेप्ट डेल्टा एच रहेगा कि जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, टेम्परेचर की वैल्यू 0 रखूंगा, ठीक है।
तो y में जो इंटरसेप्ट मिलेगा, y इंटरसेप्ट, दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सिंपल सी बात है। देखते हैं, आओ देखें ज़रा, है ना। और ऑल ऑफ अस नो कि अगर रिएक्शन को आपको स्पॉन्टेनियस बनानी है तो गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो जो एलिंगम डायग्राम्स की बात करते हैं वो कैसे होता है, पैरामेटलर्जिकल प्रोसेसेस when contain one or more type of reaction, the stability of reaction can be processed, can be told by Ellingham diagram। तो ये जो है दिस इज आपका डेल्टा जी, दिस इज योर टी, है ना। तो इफ फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एज आई अगेन सी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो स्लोप इज माइनस डेल्टा एस एंड इंटरसेप्ट इज डेल्टा एच। तो लेट सपोज फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये देखिए आप, क्रोमियम सॉलिड ऑक्सीजन गैस मिलके Cr2O3 सॉलिड बना रहे हैं, तो सॉलिड एंड गैस कंबाइन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सॉलिड, तो द एंट्रोपी गैस से सॉलिड बन रहा है, सॉलिड गैस मिलके सॉलिड बना रहे हैं, एंट्रोपी इज गेटिंग डिक्रीज टू डेल्टा एस इज नेगेटिव, एंड इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव द स्लोप विल बी पॉजिटिव, द स्लोप इज पॉजिटिव। तो ऐसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो स्लोप, किसी भी रिएक्शन को देख के वो ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। स्लोप देख के कि अगर सॉलिड से गैस बन रहा है एंट्रोपी बढ़ रही है, अगर गैस से सॉलिड बन रहा है एंट्रोपी कम हो रही है, तो स्लोप विल भी, एंट्रोपी कम है तो स्लोप बढ़ेगा। ये चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बहुत सारी है ना, जैसे लेट सपोज फॉर अ रिएक्शन एक और अगर अपन एलिंगम डायग्राम खेलें तो एलिंगम डायग्राम में ये जो चीज़ें हैं, ये जो एकदम से चेंजेस हो रहे हैं, दे रिप्रेजेंट द फेस चेंज। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। दूसरी चीज़, ये रिप्रेजेंट फेस चेंज करते हैं, जैसे ये होने के बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, तो यहाँ पर फेस चेंज हुआ है, यहाँ पर उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव हुआ है, यहाँ पर फेस चेंज हुआ है, यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ है। तो स्टीप चेंजेस जो होते हैं वो फेस चेंज को डिफाइन करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट एलिंगम डायग्राम इज़ दैट, इससे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, इससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि, है ना, एक तो आपको पता है ये मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल वो डिस्प्लेस करता है, वो तो ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हो द मेटल विच इज़ लोअर, है ना, द मेटल विच इज़ लोअर या फिर लोअर मेटल कैन रिप्लेस या फिर कैन रिड्यूस, लोअर मेटल कैन रिड्यूस, है ना, द मेटल ऑक्साइड ऑफ अपर मेटल। नहीं सर हमें तो कुछ समझ नहीं, मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? हाँ कुछ भी बोलेंगे सर, कुछ भी मतलब सही में कुछ भी नहीं, सही में कुछ भी नहीं, आओ समझे ज़रा। तो जो मेटल लोअर होता है जैसे कैल्शियम है, तो जो मेटल लोअर है वो हायर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, MgO को रिड्यूस कैल्शियम कर सकता है। मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम Cr2O3 को रिड्यूस कर सकता है, Zn Fe इन सबको रिड्यूस मैग्नीशियम कर सकता है ना। कार्बन के ग्राफ्स भी आएंगे, बट ये सब बात है सर। लेकिन इसका रीज़न क्या है, तो आओ रीज़न समझें दोस्तों। यहाँ पे रीज़न अपन ने इंक्लूड करा है, जैसे वी हैव टू चेक कि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं। तो इसका ग्राफ है क्या कैल्शियम का? हाँ है। तो कैल्शियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं, आओ देखें ज़रा उसकी स्पॉन्टेनियसिटी उस रिएक्शन की। तो यहाँ पर जब मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखा, है ना, यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखा और कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम बनाया ना, आई हैव टू चेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड बनने की, जो चाह है, कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड बनने की चाह है वो नियरली -1200 है, नियरली, है ना। तो कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड बनने की जो चाह है वो नियरली -1200 है। और मैग्नीशियम से, अब भाई साहब, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की जो चाह है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की जो चाह है
वो -1100 है। और अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम बनने की, मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड इज -1100, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम विल बी +1100। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम बनने की जो चाह है वो है +1100। तो जब इन दोनों का नेट देखोगे तो -1200 +1100, तो नियरली -100 के आसपास आएगा डेल्टा जी। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन इज हाईली स्पॉन्टेनियस। तो जो मेटल नीचे है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अब एक बार मैं देखूं ये रिएक्शन है ना, देखिए क्रोमियम जो है वो ऊपर है शायद तक, आई थिंक सो क्रोमियम ऊपर है। तो नाउ वी हैव टू चेक क्या क्रोमियम नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। आए देखें ज़रा, है। तो इस रिएक्शन में लेट सपोज मैं क्रोमियम और CaO वाली लेता हूँ, तो Cr ने ऑक्साइड बना लिया और Ca बन गया। अब क्रोमियम से क्रोमियम ऑक्साइड बनने की जो चाह है, क्रोमियम से क्रोमियम ऑक्साइड बनने की जो चाह है वो है Cr2O3 है वो, बट इट इज़ नियरली -750, Cr2O3 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ नियरली -750, है ना। और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड बनने की चाहे -1200, तो कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम बनने की होगी +1200। तो जब नेट आप रिएक्शन का देखोगे तो नेट रिएक्शन +500 +450 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो आप ये सीखिए जो मेटल एलिंगम डायग्राम में नीचे होगा, दैट मेटल कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ मेटल विच इज हाई इन द एलिंगम डायग्राम, है ना। और अगर स्पॉन्टेनियसिटी कोई तुमसे पूछे कि Cr2O3 को ज़्यादा अच्छे से कौन रिड्यूस करता है, एल्यूमिनियम करता है कि कैल्शियम करता है, तो Cr2O3 और एल्यूमिनियम में डिफरेंस इज लेस, Cr2O3 और कैल्शियम में डिफरेंस इज मोर। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जो मेटल जितना ज़्यादा नीचे होगा, वो उतना ज़्यादा अच्छे से इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखिए, है ना, जैसे यही चीज़ है, ये भी चीज़ है कि अप टू दिस पॉइंट ए मैग्नीशियम, कलर बदल लेते हैं, अप टू दिस पॉइंट ए द मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3, बट इस पॉइंट के बाद एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे आ गया, मैग्नीशियम का ऊपर आ गया। तो आफ्टर दिस पॉइंट एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट बिफोर दिस पॉइंट मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़े। तो ये था एलिंगम डायग्राम का फलसफा, जो और बातें करनी है अपने को, है ना। अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम दी अबो मेटल कैन नॉट रिड्यूस बिलो मेटल ऑक्साइड, बट उल्टा इस सही, है ना। एग्जाम्पल भी ले रखे हैं जो अपने लिए वही की वही, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, ये कार्बन के ग्राफ्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। कार्बन सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ O2 गैस विल गिव 2 मोल ऑफ CO2 गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव 2 मोल ऑफ CO गैस, है ना। तो 1 मोल गैस ने 2 मोल गैस दिए, एंट्रोपी बढ़ी। स्लोप क्या था, -ΔS था। 1 मोल गैस ने 2 मोल गैस दी, सॉलिड का तो रोल ही नहीं है ना एंट्रोपी में। 1 मोल गैस ने 2 मोल गैस दिए तो एंट्रोपी बढ़ी। एंट्रोपी अगर बढ़ी, ΔS पॉजिटिव, स्लोप विल भी नेगेटिव। हाँ, इसका स्लोप नेगेटिव है, सही बात है। CO भी गैस है, O2 भी गैस है और CO2 भी गैस है। तो 3 मोल गैस ने 2 मोल गैस दिए, 3 मोल गैस ने 2 मोल गैस दी, एंट्रोपी कम हुई। एंट्रोपी अगर कम हुई तो स्लोप विल बी माइनस ऑफ एंट्रोपी, स्लोप विल बी पॉजिटिव, एकदम सही बात है। और यहाँ मैं बात करूँ तो 2 मोल गैस ने 2 मोल गैस दिए तो एंट्रोपी इज निग्लिजिबल, है ना। तो स्लोप इज निग्लिजिबल, तो ये स्लोप आ गया आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो एक मैंने आपको ग्राफ समझा दिया। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अप टू 710, अप टू 700, ये सब 710 डिग्री पर मिलन होता है। 710 डिग्री के नीचे ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। 710 के नीचे CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, एंड 710 के ऊपर CO और कार्बन में कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो 710 के नीचे CO भैया की जय हो, 710 के ऊपर कार्बन कोक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। वो कोक नहीं, ये कार्बन कोक। एंड 710 के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो अब अपन बढ़ेंगे आगे इंडिविजुअल मेटलर्जीज की तरफ। ये था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज करते रहिए। ओके।